क्या हो अगर पूरी की पूरी इंसानियत एक वायरस के चलते तबाही की कगार पर पहुंच जाए। एक ऐसा वायरस जो इंसान को दरिंदा बना दे। 28 डेज लेटर ने हमें इस डरावनी दुनिया से पहली बार मिलवाया था, लेकिन अब ये कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने जा रही है, क्योंकि ये है उस विनाश के 28 हफ्ते बाद की कहानी, जहां बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो तैयार हो जाइए दहशत, गिल्ट और इंसानियत की असली परीक्षा देखने के लिए। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग 28 वीक्स लेटर। अगर आपने पहला पार्ट 28 डेज लेटर अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पहले उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना उसके इस कहानी की गहराई को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। ये फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी। इसमें हमें रॉबर्ट कार्लाइल, रोज बर्न और जेरेमी रेनर जैसे शानदार एक्टर्स देखने को मिलते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछले पार्ट में रेज वायरस का कहर फैल चुका था। वायरस से संक्रमित लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और पूरा देश तबाही की चपेट में था। इस कहानी की शुरुआत होती है एक शांत से कॉटेज में। यहाँ पर हमको एक कपल डॉन और एलिस देखते हैं, जो कुछ और लोगों के साथ इस छोटे से घर में छुपे हुए हैं। उनके साथ जेकब और किम नाम के 2 लोग और एक बुजुर्ग कपल भी है। सभी लोग यहाँ पर छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डिनर बनाने का वक्त था और एलिस किचन में काम कर रही थी। तभी डॉन उसके पास आता है। दोनों इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप के लिए फ्रांस भेजा था और ये किस्मत की बात थी कि वायरस केवल ब्रिटेन तक ही सीमित था, इसलिए उनके बच्चे सुरक्षित थे। जहाँ डिनर टेबल पर ये सब लोग चुपचाप बैठे थे, कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, बिल्कुल जैसे बाहर मौत का सन्नाटा हो। तभी अचानक दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देता है। वो चिल्लाने लगता है, मुझे अंदर आने दो, मेरी मदद करो। और जब दरवाजा खुलता है तो देखा जाता है कि वहां पर एक 10 साल का बच्चा है। एलिस उसको अंदर ले आती है और उसको खाने को भी देती है। बातचीत के दौरान वो बच्चा बताता है कि उसके मम्मी पापा ज़ॉम्बी बन चुके हैं और कई ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़े हुए हैं। फिर जो होता है वो सबको हिला देता है। डर के मारे किम खिड़की के पास जाकर बाहर झांकती है। वो देखती है कि दूर कहीं ज़ॉम्बीज की हलचल हुई है। तभी एक ज़ॉम्बी लकड़ी का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है और किम पर हमला कर देता है। वो सारे ज़ॉम्बीज एक एक करके पूरे घर में घुस आते हैं और सब पर टूट पड़ते हैं। एलिस उस बच्चे को लेकर ऊपर की तरफ भागती है और डॉन भी पीछे होता है। डॉन बार बार कहता है, बच्चे को छोड़ो, हमें भागना है, लेकिन एलिस नहीं मानती। वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग कपल और जेकब अलग जगह छुपने की कोशिश करते हैं, जहां वो बुजुर्ग कपल खिड़की से भागने में कामयाब हो जाता है। अब इसी बीच एक बहुत डरावनी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि डॉन, एलिस और वो बच्चा एक कमरे में बंद हो जाते हैं। चारों तरफ से ज़ॉम्बीज उनको घेर लेते हैं। एलिस मदद के लिए चिल्लाती है, डॉन प्लीज मेरी मदद करो, लेकिन डॉन डर के मारे दरवाजा बंद कर लेता है और एलिस को अकेला छोड़कर पीछे के रास्ते से भाग जाता है। एलिस काफी देर तक डॉन को पुकारती रहती है, जिसकी आवाज अब धीरे धीरे बंद हो जाती है। मतलब वो ज़ॉम्बीज के हाथों मारी जाती है। डॉन बाहर नहीं निकलता है, वो गिल्ट में रोता है। उसने अपनी पत्नी को मरने के लिए छोड़ दिया था। उधर डॉन को जेकब मिलता है, जो एक बोट को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। वो दोनों मिलकर बोट स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफरा तफरी में जेकब पानी में गिर जाता है और ज़ॉम्बीज उसको भी पकड़कर मार डालते हैं। पर डॉन किसी तरह अपनी जान बचाकर बोट में बैठ जाता है और वहां से भाग जाता है। अब कहानी 1 महीने आगे बढ़ जाती है। जिस घर में डॉन और बाकी लोग छुपे हुए थे, वहां हुए ज़ॉम्बी अटैक के बाद वहां का माहौल पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। खाने की कमी के कारण ज़ॉम्बी आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे थे। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि मिलिट्री को दखल देना पड़ा। आर्मी ने पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और जहां पर भी ज़ॉम्बी नजर आते वहीं पर मार गिराए जाते। इसी बीच पता चलता है कि डॉन अभी भी जिंदा है। उसे भी आर्मी ने बचा लिया था। वो अब डिस्ट्रिक्ट वैन नाम की एक सेफ जोन कॉलोनी में रह रहा है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। अब पूरे ब्रिटेन में कोई ज़ॉम्बी नहीं बचा था। लग रहा था जैसे सब कुछ कंट्रोल में आ चुका है। जहां कहानी में अब एंट्री होती है डॉक्टर स्कारलेट की। वो एक साइंटिस्ट है जो वायरस पर रिसर्च करने के लिए इस सेफ जोन में आती है। आर्मी की देखरेख में एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया जा रहा होता है, जिसमें उन ब्रिटिश नागरिकों को वापस लाया जा रहा होता है जो महामारी के वक्त दूसरे देशों में फंसे हुए थे, लेकिन उन्हें केवल डिस्ट्रिक्ट वैन के अंदर ही रहना था, वो भी आर्मी की निगरानी में। इसी दौरान डॉन के बच्चे एंडी और टॉमी जो फ्रांस में थे वो भी वापस लौट आते हैं। बच्चों को देखकर डॉक्टर स्कारलेट थोड़ी चिंता में पड़ जाती है
उसको डर होता है कि इतने सालों में इन मासूम बच्चों ने जो कुछ झेला उसका असर इन पर कैसे पड़ेगा। जब वो एंडी से बात करती है तो देखती है कि उसकी दोनों आंखों का रंग अलग है। पूछने पर एंडी बताता है कि उसकी माँ एलिस की आंखें भी ऐसी ही थी। ये सुनते ही डॉक्टर स्कारलेट सतर्क हो जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शायद एलिस के अंदर इस वायरस से लड़ने वाले कुछ खास जीन्स थे जो अब एंडी में भी हो सकते हैं। डॉन, जो अब प्रशासन का हिस्सा बन चुका है और डिस्ट्रिक्ट 1 में एक पावरफुल पोस्ट पर है, खुद अपने बच्चों को रिसीव करता है और उन्हें अपने पेंट हाउस में लेकर जाता है। वहां पर वो एलिस की मौत के बारे में बताता है, लेकिन ये बात छुपा लेता है कि उसने एलिस को ज़ॉम्बीज के बीच में अकेला छोड़ दिया था। लेकिन एंडी को उसकी माँ की यादें परेशान करने लगती हैं। उसे बार बार सपने आते हैं और ऐसा महसूस होता है कि वो अपनी माँ का चेहरा भूलता जा रहा है। अगले ही दिन जब डॉन काम पर होता है, एंडी और टॉमी चुपके से डिस्ट्रिक्ट 1 से बाहर निकल जाते हैं। उनका इरादा होता है अपने पुराने घर जाकर अपनी माँ की कोई फोटो या यादगार चीज लाने का। और यहाँ पर आता है इस फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग मोड, क्योंकि घर पहुंचते ही एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। एंडी जब ऊपर जाता है तो उसको कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ एलिस मिलती है। जी हाँ, एलिस जिंदा है, वही एलिस जिसे डॉन ज़ॉम्बीज के बीच छोड़कर भाग गया था। वो दोनों माँ बेटे एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन तभी एंडी को कुछ अजीब दर्द महसूस होता है। वो चिल्लाते हुए नीचे आता है। अब आर्मी इन बच्चों को पकड़ लेती है। फौज की टीम उन्हें फिर से पकड़कर डिस्ट्रिक्ट 1 के अस्पताल में ले आती है, जहां एलिस को आइसोलेट कर दिया जाता है। डॉक्टर स्कारलेट उसके टेस्ट करती है और काफी चौंका देने वाली बातें सामने आती है। एलिस वायरस से संक्रमित थी, लेकिन फिर भी वो ज़ॉम्बी नहीं बनी थी। एलिस एक कैरियर थी, उसके अंदर वायरस तो था, लेकिन उसका शरीर उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसका खून और थूक किसी और को इन्फेक्ट कर सकता था, लेकिन खुद वो पूरी तरह नॉर्मल थी। यही वजह थी कि वो ज़ॉम्बीज के बीच जिंदा निकलकर इतने महीनों तक छुपकर रह पाई थी। और अब यहाँ पर खड़ा होता है एक बहुत बड़ा सवाल कि उसको जिंदा रखा जाए या मार दिया जाए। जनरल का आदेश था कि उसको खत्म कर दिया जाए ताकि वायरस दोबारा ना फैले, लेकिन डॉक्टर स्कारलेट उनको रोक देती है। उसका मानना था कि एलिस का खून इंसानियत के लिए वरदान बन सकता है, शायद इससे कोई वैक्सीन या ट्रीटमेंट तैयार हो सके। लेकिन जनरल स्टोन डॉक्टर स्कारलेट की बात मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि एलिस खतरा हो सकती है, इसीलिए वो उसको मारने का फैसला ले लेते हैं। ये बात जब डॉन को पता चलती है तो वो घबरा जाता है। वो फौरन अपने बच्चों से मिलने पहुंचता है, लेकिन वहां पर एंडी उसे झल्लाकर सवाल करता है, आपने तो कहा था कि मम्मी मर चुकी है, लेकिन वो तो जिंदा है। डॉन खुद भी इस सच्चाई से डर रहा होता है, क्योंकि उसके अलावा किसी को नहीं पता था कि उसने एलिस को ज़ॉम्बीज के बीच अकेला छोड़ दिया था। गिल्ट में डूबा डॉन अब छिपकर एलिस से मिलने जाता है। वो बिना परमिशन के अस्पताल में दाखिल होता है। एलिस के सामने आते ही वो रोते हुए अपने किए की माफी मांगता है। एलिस उसे माफ कर देती है। दोनों गले लगते हैं और एक इमोशनल किस करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके ठीक 10 सेकंड के बाद डॉन के शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो जाता है। वो दर्द से तड़पने लगता है और फिर कुछ ही पलों में एक खूंखार ज़ॉम्बी में बदल जाता है। एलिस ये सब देखकर डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन अब कुछ नहीं बचा था, क्योंकि डॉन पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। वो बेहद खतरनाक अंदाज में एलिस के ऊपर हमला करके उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद वो बाहर निकलकर आर्मी के जवानों पर टूट पड़ता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। अब हालात फिर से बिगड़ने लगते हैं। डॉक्टर स्कारलेट बच्चों और बाकी सिविलियंस को लेकर वहां से भागने लगती है। जनरल स्टोन कोड रेड जारी कर देता है, जिसमें सभी आम नागरिकों को एक बड़े से रूम में लॉक कर दिया जाता है। इस अफरा तफरी में एंडी स्कारलेट से बिछड़ जाता है और अकेले उसी रूम में फंस जाता है। वही स्कारलेट टॉमी को लेकर दूसरी जगह छुप जाती है। डॉन अब पूरी तरह अनकंट्रोलेबल हो चुका था। वो भागता हुआ उसी सेफ रूम की ओर आता है जहां सारे लोग बंद थे। उसकी चीखों से माहौल कांप उठता है। फिर वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। ये देख एंडी डर जाता है और वहां से किसी कोने में छुप जाता है। नीचे से लोगों की चीखें आने लगती है। डॉन अब लोगों को मार रहा था और उन्हें इन्फेक्ट कर रहा था। जो लोग जिंदा बचे थे वो डर के मारे बाहर भागने लगते हैं। अब ज़ॉम्बीज की तादाद फिर से बढ़ने लगती है। स्नाइपर्स को अलर्ट कर दिया जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि कौन सिविलियन है और कौन इन्फेक्टेड। इसलिए ऑर्डर आता है कि जो भी दिखे सबको शूट कर दो। ये सुनकर सार्जेंट डॉयल को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसका काम लोगों की रक्षा करना था, ना कि उन्हें मारना। तभी डॉयल को एंडी दिखता है। वो तुरंत उसको बचाने के लिए फायर करता है।
डॉयल अपनी ड्यूटी छोड़कर नीचे जाता है और एक सीक्रेट रूम में जाकर एंडी, टेमी और स्कारलेट को ढूंढता है। वहां पर एक बुजुर्ग औरत भी होती है जो बाहर के हालात देखकर हैरान रह जाती है। स्कारलेट उसको बताती है कि ये कोड रेड का तीसरा और आखिरी फेज है। अगर पहले 2 स्टेप्स फेल हो जाए तो सबको मार देना ही आखिरी रास्ता होता है। डॉयल कहता है कि यहाँ रुकना जानलेवा है। वो सबको वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में फायरिंग शुरू हो जाती है। उस दौरान वो बुजुर्ग औरत मारी जाती है। तभी डॉयल का दोस्त फ्लिन, जो कि हेलीकॉप्टर पायलट है, रेडियो पर कहता है कि पूरे शहर को अगले 4 मिनट में बम से उड़ाने का प्लान है। वो डॉयल को एक पुल के पास आने को कहता है जहां से वो उनको बचा सकता है। इसीलिए डॉयल सबको लेकर एक अंधेरी टनल में भागता है। उनके पीछे जोरदार धमाके हो रहे होते हैं, लेकिन ये सब किसी तरह बचते बचाते पुल के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ स्कारलेट डॉयल को बताती है कि एंडी को जिंदा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर उसकी माँ एलिस के जैसे इम्यूनिटी है और उसी के जरिए वैक्सीन भी बनाई जा सकती है। लेकिन खतरा यहीं पर खत्म नहीं होता। फ्लिन वापस आता तो है, लेकिन सिर्फ डॉयल को लेने। वो बाकी लोगों को देखकर मना कर देता है, क्योंकि उसको ऑर्डर दिए गए हैं कि कोई भी सिविलियन साथ नहीं आएगा। लेकिन जाते जाते वो एंडी के लिए रास्ता बताकर चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज फिर से हमला कर देते हैं। ये लोग भागकर एक बंद कार में छुप जाते हैं, लेकिन तब तक आर्मी ने शहर में जहरीली गैस छोड़ दी थी, जिससे सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। मगर इसी गैस से कार का सिस्टम डैमेज हो जाता है और कार चालू नहीं हो पाती। मतलब अब डॉयल को बाहर निकलकर कार को धक्का मारना होगा, जो उसके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। पर फिर भी डॉयल उन सबको बचाने के लिए बाहर निकलता है और कार को धक्का मारता है। और जैसे ही कार स्टार्ट होती है, स्नाइपर्स उसको इन्फेक्टेड समझकर शूट कर देते हैं, जिस वजह से डॉयल की वहीं पर मौत हो जाती है। पर बाकी लोग किसी तरह स्टेडियम के पास एक टनल में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर डॉन, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है, वो स्कारलेट के ऊपर हमला कर देता है और उसको भी मार डालता है। इन सब के बीच एंडी और टेमी बिछड़ जाते हैं। डॉन एंडी के ऊपर हमला करता है और उसको काट लेता है, लेकिन एंडी भी एलिस जैसी इम्यूनिटी वाला था, इसलिए वो भी इन्फेक्टेड नहीं होता है। आखिरकार दोनों बच्चे स्टेडियम के पास पहुंचते हैं, जहां आगे हम देखते हैं कि फ्लिन दोबारा आता है और बहुत सोचने के बाद बच्चों को ब्रिटेन से बाहर ले जाता है, जहां कैमरा पीछे मुड़ता है और दिखाया जाता है कि इन्हीं बच्चों के जरिए ये वायरस दोबारा फैल सकता है। और एक बार फिर से हमें 28 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां फ्लिन ने हेलीकॉप्टर फ्रांस के पास कहीं लैंड किया था और इन सब की वजह से वायरस अब यहाँ पर भी पहुंच चुका था। शायद एंडी भी अपनी माँ की तरह ही इस वायरस से इम्यून था, लेकिन एंडी के संपर्क में आने वाला कोई भी इंसान बहुत इजीली इससे इन्फेक्टेड हो सकता था। और हो सकता है आगे चलकर एंडी की वजह से फ्रांस के अंदर भी ये वायरस काफी इजी तरीके से फैल जाएगा। जहां रेडियो पर हमें एक फ्रेंच आदमी की आवाज भी सुनाई देती है, जो मदद के लिए पुकार रहा होता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि यूके और बाकी यूरोपियन देशों के बीच जो ट्रेन टनल है, वहां से अब कई सारे ज़ॉम्बी फ्रांस की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। और यही टनल अब वायरस के यूरोप में फैलने का रास्ता बन जाती है और धीरे धीरे पूरा यूरोप इस महामारी की चपेट में आने लगता है। और यहीं पर इस फिल्म का एंड हो जाता है, जहां एंडी और टेमी के साथ आगे क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी 28 वीक्स लेटर की पूरी कहानी। एक ऐसी जंग जो इंसानियत, गिल्ट और उम्मीद के बीच लड़ी गई। कभी कभी वायरस से लड़ना उतना मुश्किल नहीं होता जितना अपने अंदर के डर और पछतावे से होता है। अगर आपको इस कहानी ने थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो या फिर दिल को छू गई हो, तो नीचे कमेंट जरूर लिखिएगा, ताकि मुझको पता चले कि आप उन लोगों में से हैं जो इस सफर के आखिर तक हमारे साथ रहे। आपके कमेंट्स और प्यार से ही हम ऐसे बेहतरीन वीडियोस लाते रहते हैं। और हाँ, एक और बड़ा अपडेट ये है कि इसका अगला पार्ट, जिसका नाम है 28 ईयर्स लेटर, बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। और आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि हम आपके लिए उसको भी कवर करेंगे, जहां फाइनली हमें ये पता चलेगा कि 28 साल बाद आखिरकार इस दुनिया का क्या हाल है। क्या एंडी के जरिए कोई वैक्सीन डेवलप की गई या फिर सारे लोग ज़ॉम्बीज में बदल गए? वेल, इन सारे सवालों के जवाब हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में जरूर मिलेंगे। पर फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि 28 वीक्स लेटर की कहानी आपको पसंद आई होगी। सो विद ऑल दैट सेड, मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।